ये वीडियो रखना। एक ब्रेक के बाद कट। वेलकम बैक। हाय गाइस, वेलकम टू पहिया। आज हम लोग लेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ओनरशिप रिव्यू। तो बुलाते हैं बिना कोई देरी के विशाल भाई को। विशाल भाई हाय, थैंक यू फॉर टाइम। विशाल भाई कैसे हैं? बस ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। तो आज कैसे, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपको कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन सी बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी एक थंडरबर्ड है, तो मुझे एक ऐसा बाइक चाहिए था जो एक लॉन्ग टूरर रहे, प्लस एक एडवेंचर बाइक के लॉन्ग ट्रिप्स के लिए स्पेशली ली गई है। ओके। सो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, इम्पल्स थी और आपकी KTM एडवेंचर भी थी, बट समवेयर और अदर एक इंडियन भी है, प्लस इन टर्म्स ऑफ सर्विस नेटवर्क आप बोल लीजिए, रॉयल एनफील्ड इज़ मच बेटर देन KTM। राइट, सही कहा आपने। मुझे एक सवाल पूछना था, नाउ दैट आपने मेंशन किया दूसरे बाइक से, तो आपने दूसरा बाइक टेस्ट ड्राइव किया था, कैसे था? एक्चुअली देखने जाएगा तो एडवेंचर 390 सिर्फ देखी थी मैंने, बट आई डिडंट नो डाउट बाइक बहुत ह्यूज है, काफ़ी पावरफुल है, बट एनीवेज मुझे फर्स्ट ग्लांस में इतनी कुछ खास लगी नहीं है। एंड इससे पहले शायद मैंने ये भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने हिमालयन कभी टेस्ट ड्राइव नहीं किया। ओके, डायरेक्ट जब मैं गया था शोरूम पे, तो जस्ट आई वांटेड टू चेक मेरा पैर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, बस यही एक कंडीशन मेरे को चेक करना था। रेस्ट इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्रीम था, जब से ये लॉन्च हुई थी तब से ये लेना ही था मुझे, बट तब ये ऐसा कंडीशन था कि इतना बजट नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो टाइम पे थंडरबर्ड ली थी। फाइनली जब हुआ, फाइनेंशियली स्टेबल भी है, स्टेबलनेस आई, और जब बजट हो गया कंप्लीट, मैंने बोला चलो यार। नाइस। अभी जैसे कि बाइक आपके पास है, मतलब मैं एज्यूम करो आपका पैर पहुंचता ही रहे। यस डेफिनेटली पहुंचता है पैर। तो ये आपका सेकंड लव है, करेक्ट? आपका पहला लव ऑलरेडी आपके पास एक बाइक है, ऑलरेडी एक बाइक है, थंडरबर्ड है, सो विच इज़ ऑलमोस्ट 2015 मॉडल। ओके। ऑलमोस्ट उसको भी अभी 7 से 8 साल होने आ गए, तो मुझे ऑलरेडी एक बाइक लेना ही था। तो कन्फ्यूजन ऐसा था कि कैटेगरीज में इश्यू हो रहा था, मतलब इधर 650 जस्ट लॉन्च हुई थी, सो इट इज़ नो डाउट अ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, बट मेरे पास ऑलरेडी एक क्रूज़ बाइक है थंडरबर्ड। हाँ राइट। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा लेट्स गो फॉर एन एडवेंचर बाइक। क्रूज बाइक के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं। आज एक्चुअली ये बाइक करें हुए तो थोड़ा बहुत इसको कवर कर लेते, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो विशाल भाई, थोड़ा बहुत बाइक लेने के बाद आपका बाइक का एक्सपीरियंस थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ आपको। जब भी आपने जैसे बताया था बिना टेस्ट ड्राइव लिए आपने बाइक बुक किया था फर्स्ट लुक पे, तो जब आप पहली बार बैठे, इसको डिलीवरी लिए, आपने चलाए, तभी से अभी तक का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम लोग को बताएंगे। सी ऑन अ स्केल ऑफ, अगर 10 के स्केल के ऊपर मार्क करने जाएंगे तो येस इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9। यू बीन ऑलरेडी अ थंडरबर्ड ओनर, तो ये जो गाड़ी है और जो एग्जिस्टिंग रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब जैसे कि आपको आप जो रॉयल एनफील्ड जिसके लिए स्पेशलाइज रहती है अपने लिए, जो इंजन साउंड है उनका थंब है, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलना। बट डेफिनेटली जो स्मूथनेस लेवल है, इट इज़, आप कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल है। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस स्मूथ इंजन और स्मूदर इंजन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। मतलब जो थंडरबर्ड में मैं बैठ के यूज़ किया है, मैंने यूटिलाइज़ किया है इतने सालों तक, तो जो वाइब्रेशन और वो आता है, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी रिफाइंड। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब आप थंडरबर्ड चलाओगे तो आपका ये मिरर हमेशा हिलता रहेगा, बट इस गाड़ी में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस डेफिनेटली, and in terms of ownership also, I feel that I have taken a very good decision on buying a Himalayan। क्योंकि एडवेंचर बाइक चाहिए थी, तो बट ऑब्वियस है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक तो लॉन्ग टूरर भी होनी चाहिए, प्लस इट शुड एटलीस्ट कवर एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट एक स्पीड जो है आपका 100 तक कंफर्टेबली टच होना चाहिए गाड़ी, सो यू कैन क्रूज अलॉन्ग ऑन दी हाईवे
for long journeys. ओके, तो ये रही आपका जो एक्सपीरियंस आपने बताया अब तक। तो अब हम आते हैं सर्विस के सेक्शन में। Okay. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपका अभी तक कितना गाड़ी क्लॉक किया? आई थिंक सो ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर क्लॉक हो Yes, गया है। almost 7,000 किलोमीटर्स क्लॉक कर चुकी है गाड़ी। सर्विस सेक्शन में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ अगेन ऑन 10 के स्केल पे अगर मैं कहना चाहूँ तो 7 तक दूंगा। सो देर वॉज सम इश्यूज़ विद द सर्विस पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 7,000 किलोमीटर के अंदर ही इसका एक बार क्लस्टर मीटर और फ्यूल पंप दोनों चेंज हो चुका है। क्या हो गया था? क्यों चेंज? क्लस्टर मीटर के अंदर जो जहाँ पर किलोमीटर दिखाते हैं उसकी बैकलाइट फ्लिकर करना शुरू हो गई थी, और फ्यूल पंप का एक बार इशू आ गया था, गाड़ी चलते चलते बंद हो गई थी। तो डेफिनेटली उन लोग ने वारंटी में रिप्लेस करके तो दिया, बट ऐसा था कि जैसे कि फ्यूल पंप एक बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी ब्रेकडाउन व्हीकल अगर आती है, एक बेसिक चीज़ है जो आपकी गाड़ी के लिए मतलब कोई भी एक बंद गाड़ी के लिए एक रिक्वायरमेंट रहती है, वो चीज़ के लिए भी उन लोग ने एक हफ्ता तक गाड़ी अपने पास रखी। सो माई ओनली डिस्कम्फर्ट वॉज द ड्यूरेशन इन विच दे टुक, जो एक हफ्ता लगाया गाड़ी के लिए देने के लिए, तो ये थोड़ा वो एक डिस्कम्फर्ट था। एंड सेकेंडली मे बी दे आर क्वाइट ऑक्यूपाइड। जैसे कि आपको एक इंस्टेंस ही बता देता हूँ, इस गाड़ी ये जब गाड़ी वर्कशॉप गई थी और जब ये रेडी हुई, मेरे सर्विस एडवाइज़र ने मेरे को बताया नहीं, बट मेरे को एक मैसेज आ गया था कि मेरी गाड़ी रेडी हो गई। तो जब मैंने उससे बात की सर्विस एडवाइज़र से, तब मुझे उनके यहाँ से कंफर्मेशन आया कि ये द व्हीकल इज रेडी। तो देर इज़ समवेयर और दैट सर्विस लेवल पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उनके इनसे, एटलीस्ट नॉट ऑन वेरी अप फ्रंट लेवल, बट एटलीस्ट जो बेसिक है, अगर गाड़ी रेडी हो रही है तो द सर्विस एडवाइज़र शुड बी अवेयर कि दिस व्हीकल इज़ बीन रेडी एंड द कस्टमर नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द सर्विस एडवाइज़र रादर देन गेटिंग सम मैसेज। बिकॉज मैं शाम को ऐसे ही बैठा था, एक मैसेज आ गया, और आया जबकि उन्होंने मेरे को खुद बोला था कि एटलीस्ट और 2-3 दिन लगेंगे। जब मैंने फ़ोन किया, बात किया, तब जाके पता चला कि गाड़ी रेडी हुई। तो ये मैं अभी आपको पूछना चाहता हूँ, आपका फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस शायद से हो गया, तो इसका कॉस्टिंग आपको कितना पड़ा? देखिए, फर्स्ट सर्विस जो फ्री सर्विस थी दैट वाज समवेयर अराउंड 1200 के आसपास गया था उसका कॉस्ट, ऑयल चेंज वगैरह। ऑयल चेंज वगैरह। और इस बार जो मेरी हुई है वो पेड सर्विस हुई है, तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 3500, जिसमें पीछे के ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। ओके। और आपका जो पीछे का आपका स्विंग आर्म है वो पूरा लुब्रिकेट हुआ है। तो ये सब मिला के कुछ 3500 के आसपास गया है। 7000 में आपका। तो आपने बताया अब तक ऑलमोस्ट कितना 2 to 3 ट्रिप्स हो गए आपका लॉन्ग ड्राइव? करेक्ट। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग बाइक कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। आपके पास एक ऑलरेडी आपका थंडरबर्ड है, Correct. और ये बाइक मेरे ख्याल से भी जो आपका रिसेंट ट्रिप हो चुका है वो सेम रोड पे ही हुआ है दोनों का। करेक्ट। तो क्या बोलना चाहिए आप, वो बाइक ये बाइक? सी, दो अलग अलग कैटेगरीज के बाइक है। दी ओनली थिंग व्हाट आई लव अबाउट थंडरबर्ड इज़ द आपकी जो स्टांस है बैठने की, दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। बट जब मैं हिमालयन के साथ कंपेयर करता हूँ तो इट इज़ मोर काइंड ऑफ एन एडवेंचर, बट इट हैज़ अ गुड स्टांस, सिटिंग स्टांस। प्रॉब्लम थंडरबर्ड में ये है कि आप 80 के ऊपर जब जाते हो, देन द वाइब्रेशन एंड थोड़ा सा एक आपको बोलते हैं ना, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए, आपको कंफर्ट जोन के बाद चले जाते हैं। सो मे बी टिल 80 इट इज़ परफेक्टली गुड एंड तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट जब आप ये स्पीड पे राइड करते हो और आपको अगर लॉन्ग राइड करनी हो, सो इट कंज्यूम्स मोर डे। सो देयर इन दैट सिनेरियो हिमालयन इस पिक्चर में आती है कि जहाँ पर आप 100 पे आराम से क्रूज कर सकते हो, कंफर्टेबल है। तो विशाल भाई, ऑलमोस्ट हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया आपके बाइक के बारे में। तो अभी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है उससे शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोज एंड कॉन्स से आपके बाइक के बारे में। प्रोज की अगर बात करें तो नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया, ड्राइव इसका जो है, ड्राइव कंफर्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इवन आप हाई स्पीड्स पे भी आप रहोगे, बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी, मतलब एकदम कंफर्ट के साथ चलती है। ऐसा नहीं है आपको ऐसा बाउंसी फीलिंग जैसा कुछ देती है। प्लस स्टेबिलिटी अमेजिंग,
मतलब किसी भी हालत में, मतलब टायर्स भी वैसे दिए हैं, बट स्टेबिलिटी वाइज ये गाड़ी कभी ऐसा रास्ता छोड़ती नहीं है। और दूसरा है आपको माइलेज, जो अराउंड आपको कोई भी एडवेंचर बाइक अगर आप लेने जाओ आजकल तारीख में तो आपको 30 के ऊपर देती नहीं है, तो ये आपको 30-35 के आसपास तो दे ही देती है। जो हाईवे पे सिटी में आपको बहुत कम दे देगी, बट ओवरऑली ये सारी चीज़ें और जो राइडिंग पोस्चर है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आप जिस हिसाब से बैठते हो, जरा दिखा सकते हैं हम लोग बैठ या डेफिनेटली जो आपका राइडिंग पोस्चर होता है इसके अंदर, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ना ही आपके आर्म्स शोल्डर्स ये आपको कोई दिक्कत नहीं रहती है। प्लस बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका वेट एक बड़ा ड्रॉबैक है, बट आई डोंट फील सो, बिकॉज जो वेट उन लोग ने मैनेज किया है जिस हिसाब से, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो प्रोज तो आपने बता दिया, अभी थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कुछ कॉन्स है, यस इट हैज़ सम कॉन्स। ऐसा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो ये वाइजर्स के साथ, ये इतना आवाज़ करता है आपको, मतलब एक इरिटेटिंग साउंड एक प्रोड्यूस करता ही है। और इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब बहुत सारे आफ्टर मार्केट्स में बोलते हैं कि यहाँ पे दूसरा बोर्ड लगा दीजिए 10 का, बट आई डोंट थिंक इट सर्व द पर्पज उसका। इसके लिए दूसरा आपका इसका और एक बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इशू है आपका फ्यूल का गेज, मतलब है आपको दिया हुआ है डिजिटल एनालॉग वाला दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फ्यूल हाफ टैंक के नीचे है, अगर मैं इसको साइड स्टैंड पे लगा दूँ ये डायरेक्ट ट्रिप एफ पे चला जाएगा जो उसका रिजर्व है। अब ट्रिप एफ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ट्रिप एफ पे जैसे ही जाता है तो आप क्या सोचते हो कि ये रिजर्व में आ चुकी है, तो आप इमीडिएटली पेट्रोल पंप पे जाते हो। अब मैं जितनी बार भी गया हूँ 1000 रुपये के ऊपर का पेट्रोल गया नहीं है, सो दैट इज़ समवेयर अराउंड 9 लीटर्स। इसकी एक्चुअल टैंक कैपेसिटी है अराउंड 15 लीटर्स के आसपास। सो इन शॉर्ट आप देखने जाओगे तो आप ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर्स आपका कभी कंज्यूम ही नहीं होगा। तो वो वो इशू, हाँ मतलब है उसमें, बट आपका फिर भी काटा आपको वापस रिजर्व वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये डिजिटल में जो डॉट्स का जो था उसमें भी वही शायद आप बोल सकते हो, सेम प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, इसमें भी वही इशू है। और ये दूसरा आपको इसमें और एक ये भी है कि अगर आपने समझो ये फ्यूल अभी आपको दिखा रहा है ये पोजीशन पे, आप इमीडिएटली इसको साइड स्टैंड पे डाल दीजिए, काटा ऊपर चला जाएगा। ओके। दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका साइड स्टैंड। ओके, मतलब ये ड्रॉबैक है कि क्या पता नहीं, बहुत बार मतलब ऐसा हुआ है कि गाड़ी आपने साइड स्टैंड पे डाल दी है और गाड़ी आपने जैसे ही आपने गाड़ी से उतरे गाड़ी आगे सरक जाती है। ओके, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। मे भी शायद इसका वेट की वजह से भी ये शायद होता रहेगा, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी मैंने ऑब्जर्व किया है। जब भी गाड़ी गिरी है अब तक कम से कम दो बार गिर चुकी है। आप जब वापस इसको उठा के वापस जब आप उसको स्टार्ट करते हो ये गाड़ी नॉर्मल आइडलिंग पे नहीं रुकती, हेवी हो जाता है, वेरिएशन होता है, वेरिएशन भी नहीं होता है, आपको कंटिन्यूस रेस पकड़ के रखना पड़ता है, तब जाके वो आइडल पे रहता है। आप रेस करो गाड़ी रेस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ दो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो और एक जो कौन था इसका मिरर्स को लेके था। हाँ मैंने देखा शायद से मिरर आपने चेंज किया। तो मिरर्स का कौन ये है कि इसके मिरर्स काफ़ी छोटे हैं। ओके, मतलब दे प्रोवाइड गुड विजिबिलिटी बट नॉट ग्रेट विजिबिलिटी। मतलब आप ये आफ्टर मार्केट है अभी, ये आफ्टर मार्केट मैंने डाला हुआ है, KTM का है शायद से, वैसे दिख रहा है। ये KTM एडवेंचर का है। ठीक है विशाल भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके रिव्यू के लिए। डेफिनेटली हम लोग थोड़े महीने बाद वापस आपका एक रिव्यू लेंगे, प्रोबेबली जब 10,000 क्लॉक होगा फिर से हमारी मुलाकात होगी। डेफिनेटली। कैमरामैन पीछे प्रीतम भाई अपने साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज subscribe, and subscribe and comment on our channel and on our video। अगर आप और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डालना चाहते हो तो प्लीज़ बता दीजिए। Do mention in the comments. We will make a video on in our that. comment and we'll make sure that we work on it. Sure. So Thank till you, then guys, thank you. Bye. And keep watching us and be with us.